हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं जेई मेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है काउंटिंग ऑफ फंक्शन। ओके, तो उसमें अपन हर चीज़ को डिस्कस करेंगे पहले। उसके बाद मैं जेई मेंस में जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं काउंटिंग ऑफ फंक्शन से रिलेटेड, वो सारे आपको कवर कर रहा हूँ। ओके, तो उसमें अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट वन वन फंक्शन, देन हाउ टू कैलकुलेट ऑन टू फंक्शन। ओके, अकॉर्डिंग टू दैट हाउ टू कैलकुलेट मैनी वन एंड इन टू। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला आता है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन के लिए आपको सिंपली कैसे याद रख सकते हो। तो जैसे मैंने कहा कि लेट करते हैं कि दिस वन इज योर सेट ए। ओके, दिस वन इज योर सेट बी। इन दिस लेट से आपके पास एलिमेंट्स है वो 1 2 3 4 और 5 है। यहाँ पे आपने कुछ A B C D E और F ले लिया। तो यहाँ पे सेट ए के अंदर आपके पास 5 एलिमेंट्स है और सेट बी के अंदर आपके पास 6 एलिमेंट्स है। ओके, अब यदि नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फंक्शन चाहिए तो कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं वहाँ पे। तो आप ज़रा ये सोचिए कि लाइक इन हाउ मेनी वेज आप वन को सेट बी के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ओके ना, तो मुझे दिख रहा है कि वन के लिए मेरे पास टोटल 6 पॉसिबिलिटीज़ है, राइट। सो वन के लिए भी आपके पास 6 पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। टू के लिए भी आपके पास 6 पॉसिबिलिटी, थ्री के लिए भी आपके पास 6 पॉसिबिलिटी, फोर के लिए भी आपके पास 6 पॉसिबिलिटी और 5 के लिए भी आपके पास 6 पॉसिबिलिटी है। तो यदि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन काउंट करते हो तो आपको पता होना चाहिए जब तक आपका वर्क है वो डन नहीं हो रहा है तब तक आपको थिंग्स है वो मल्टीप्लाई करनी पड़ती है ना, पीएनसी के अकॉर्डिंग। तो यदि आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया आपके पास 6 पावर 5। इसको आप नॉर्मली भी समझो तो ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी होल पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। ओके, जैसे मान लो आपको किसी ने कहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए है वो आपके पास 6 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी आपके पास 8 है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होंगे। तो आप सिंपली लिखोगे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन एन बी पावर एन ए। तो एन बी पावर एन ए विच मीन्स 8 पावर 6। या फिर ऐसे याद रखिए कि वन एलिमेंट के लिए वन एलिमेंट ऑफ सेट ए आपके पास हाउ मेनी चॉइसेस है सेट बी के अंदर। ओके, सो सिंपल ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, जिससे आपके आंसर आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन के लिए विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। चलिए नेक्स्ट अपन मूव करते हैं वन वन एंड मैनी वन काउंट करने के लिए। ओके, तो वन वन काउंट करने के लिए 3 केसेस यहाँ पे अपन बना के चलेंगे। फर्स्ट वन, जब आपके नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रेटर है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ठीक है। सेकंड केस बना के चलेंगे जब आपके नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल है किसके, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी के। और थर्ड केस हम बना के चलेंगे जब आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए लेस देन है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी के। चलिए तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो यदि फर्स्ट केस अपन डिस्कस करें जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रेटर है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी के। ओके, तो आप सोचिए, मैंने कहा कि एक सेट ए है आपके पास, दूसरा सेट बी है। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है, लेट्स से 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे आपने कहा ए बी सी और डी। अब वन वन है तो एक एलिमेंट एक के साथ ही कनेक्ट हो सकता है, राइट। तो आपने वन को ए से कनेक्ट कर दिया, टू को बी से कनेक्ट कर दिया, थ्री को सी से कनेक्ट कर दिया, फोर को डी से कनेक्ट कर दिया। तो ये जो 4 और 5 है, यदि इसको फंक्शन बनाना है अपने को, क्योंकि फंक्शन का रूल होता है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कनेक्टेड विथ सेट बी, यानी कि उनकी इमेज है वो होनी चाहिए, करेक्ट, सारे एलिमेंट्स की सेट ए के। तो यहाँ पे 5 और 6 की तो एलिमेंट इमेज आएगी नहीं, और यदि आपने इमेज डिफाइन करने की कोशिश की तो आपको 5 और 6 को कहीं ना कहीं इनमें से दो एलिमेंट्स या एक एलिमेंट के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। और कनेक्ट करते ये दिख रहा है कि ये फंक्शन कैसा हो जाएगा आपके पास, मैनी वन।
तो यहाँ पे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है वन वन की। ओके, सो वेन एवर जब आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ग्रेटर देन है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी के, तो वहाँ पे वन वन जो फंक्शन होता है वो आपका 0 होगा। ओके, अब मैनी वन कैसे कैलकुलेट करोगे इस केस में? तो याद रखिए कि भाई टोटल इज इक्वल टू वन वन प्लस मैनी वन। ओके, इस केस में आप इस तरह से फॉर्मूला याद रख लीजिए कि टोटल जो फंक्शन है वो आपके इक्वल हो जाएंगे वन वन फंक्शन प्लस मैनी वन फंक्शन। तो अब यहाँ पे यदि वन वन जीरो है तो आपके जो मैनी वन हो जाएंगे वो और कुछ नहीं है, टोटल के इक्वल हो जाएंगे, टोटल फंक्शन के। ठीक है, सेकंड केस की बात करते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए आपके इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी के। ठीक, तो हमने कहा कि दोनों में दिस वन इज योर ए एंड बी। ए के अंदर लेट से आपके पास 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 और 5। इसके अंदर भी आपके पास 5 एलिमेंट है, ए बी सी डी एंड ई। तब आप सोचिए कि वन वन कैसे हो सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा वन है वो मैं ए बी सी डी ई इनमें से किसी के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, राइट। तो वन के लिए मेरे पास 5 चॉइसेस है, तो ये इस तरह से हो गया कि लाइक यू हैव 5 प्लेसेस और 5 ही पर्सन है और 5 ही प्लेसेस है, उनको बिठाना है बस आपको। तो आप किससे बिठाओगे? 5 फैक्टोरियल वे से। तो डायरेक्ट आंसर भी आप इसका लिख सकते हो कि इसका तो आंसर होगा 5 फैक्टोरियल। ओके, अदरवाइज मैं आपको इस तरह से समझा देता हूँ कि भाई वन के पास आपके पास 5 चॉइसेस है, 2 के लिए आपके पास 4 चॉइसेस है, 3 के पास जैसे मान लो वन है, वो वन ने कहा कि लाइक मैं ए के साथ ही बैठूंगा, लाइक ए के साथ कनेक्ट होऊंगा मैं। तो अब 2 3 4 5, तो 2 सोच सकता है कि लाइक मैं बी से कनेक्ट हो सकता हूँ, सी से भी हो सकता हूँ, डी से भी हो सकता हूँ, ई से भी हो सकता हूँ, तो उसके पास 4 चॉइसेस आ गई। तो 5 4 3 2 और 1, इस तरह से आप बोलोगे तो इसका 5 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा। या फिर आपको फॉर्मूला याद रखना है तो फॉर्मूला याद रखिए। इसमें फॉर्मूला आपके पास हो गया कि ये जो बी के एलिमेंट है वो आपको ए से कनेक्ट करने होंगे, है ना। तो आप नॉर्मली इसका फॉर्मूला लिखिए एन बी पी एन ए, एन बी पी एन ए। तो यहाँ पे दोनों के दोनों इक्वल है, तो 5p5। अब 5p5 वी नो 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल। अब थर्ड केस आपके पास आ गया जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए आपके लेस देन है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी के। ठीक है, तब हमने कहा कि लेट से यहाँ पे आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 4 और यहाँ पे आपके पास है ए बी सी डी और ई। मैं तो नॉर्मल अप्रोच यूज करता हूँ यहाँ पे हमेशा कि वन वन है ना, तो आप सोचो कि लाइक वन है वो किससे कनेक्ट हो सकता है या वन के पास कितनी चॉइसेस है। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है वन के पास तो 5 चॉइसेस है, 2 के पास 4 चॉइसेस रहेगी, 3 के पास 2 चॉइसेस रहेगी और 4 के पास सॉरी 3 के पास 3 चॉइसेस और 4 के पास 2 चॉइसेस। ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। अदरवाइज फिर आप में इसमें ऐसा रखना पड़ेगा कि ये जो 5 एलिमेंट है उनको आपको इनमें से किसी 4 एलिमेंट के साथ कनेक्ट करना है। तो 5p4 मल्टीप्लाई विथ 4 फैक्टोरियल लिखोगे तो बेटर है, उससे अच्छा 5p4 लिख लो। 5c4 मल्टीप्लाई विथ 4 फैक्टोरियल या फिर 5p4। तो 5p4 लिख रहे हो तो आंसर आ जाएगा आपके पास 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। तो 5 4 3 एंड ओके। तो इस तरह से आप वन वन और मैनी वन काउंट कर सकते हो। अब यहाँ पे भी वही, यदि आपको मैनी वन पूछा है तो टोटल माइनस वन वन कर देंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं ऑन टू और इनटू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इनके लिए भी आपको सिंपली पीएनसी के कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो बेटर रहेगा। तो फर्स्ट केस यहाँ पे भी अपन लेते हैं, जब आपके नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रेटर देन है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी के। तो सोचिए यहाँ पे लेट करते हैं 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट है और यहाँ पे आपके पास 1 2 ए बी और सी डी 4 एलिमेंट्स है। ओके, और आपको ऑन टू चाहिए। तो इसमें जो सिंपल अप्रोच अपन यूज करते हैं वो है कि आपके पास 5 बुक्स है
ओके, और वो 4 स्टूडेंट्स में आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। इस तरह से आप याद रखिए, जो सेट ए होगा उसको आप बुक्स की तरह रिप्रेजेंट करोगे और सेट बी को स्टूडेंट्स की तरह आप सोचोगे। तो 5 बुक है वो 4 में आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो किस तरह से करेंगे भाई कि आपके पास किस तरह से ये बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, 1 1 1 और 2 हो गए 5। और कोई केस यहाँ पे बनेगा नहीं। यदि और केसेस बनेंगे तो वो सारे केसेस आपको बनाने होंगे। तो अब इस केस में आंसर क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये ग्रुप है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, तो 3 फैक्टोरियल। ये तो इसका हो गया डिवीजन। अब ये जो डिवीजन है या ये जो ग्रुप्स है वो आप 4 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो मल्टीप्लाई विथ 4 फैक्टोरियल। ये जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए आपके जिनमें आप इन ग्रुप्स को क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट। और ये है वो ग्रुपिंग हो गई उनकी। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। जैसे मेरे पास मान लो यहाँ पे 5 बुक्स है और मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करनी है 3 में। ओके, यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है और यहाँ पे आपको 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसे करोगे, आप सोचोगे लाइक 1 1 और 3 दे दो, या फिर 1 2 और 2 आप दे सकते हो, राइट। तो 2 ग्रुप ऐसे पॉसिबल है। तो आप लिखोगे 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, जितने ग्रुप रिपीट हो रहे हैं उसका 2 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई किससे करोगे, कितने में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 में, तो 3 फैक्टोरियल से, प्लस 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अगेन वो 2 और 2 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब अगेन आपको मल्टीप्लाई करना होगा 2 फैक्टोरियल से। और ये आप डिस्ट्रीब्यूट कितने में कर रहे हो, अगेन 3 में, तो 3 फैक्टोरियल। ये आपके नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट जब ए में ग्रेटर है नंबर ऑफ एलिमेंट बी से, तो ये कॉन्सेप्ट आप यूज करिए। ठीक है, सेकंड जब कॉन्सेप्ट अपन बात करते हैं जहाँ पे आपके जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो ए में इक्वल है, कहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो इसका नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट याद रखिए, एन फैक्टोरियल आंसर होता है। यदि मैंने कहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू एन, सो नंबर ऑफ जो आपके ऑन टू फंक्शन होंगे वो और कुछ नहीं है, एन फैक्टोरियल होंगे। ओके, जिस तरह से आपने 1 1 में याद रखा कि सेकंड केस जब पढ़ा था एन ए इक्वल टू एन बी, तो उसमें भी एन फैक्टोरियल आंसर होता है और इस केस में भी एन फैक्टोरियल आंसर होता है, सिंपल से याद रखिए। और थर्ड केस जो आप बनाओगे, थर्ड केस जब हमने कहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ये भी आप उस तरह से याद रख सकते हो बेटा कि जो आप बुक्स है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो 5 बुक्स है और 5 पीपल में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 5 फैक्टोरियल वेज ही पॉसिबल है उसके। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ओके, तो अब इस केस में आपको जरा सा सोचना पड़ेगा कि यदि आपने कहा कि 1 2 3 4 है यहाँ पे, और यहाँ पे लेट से ए बी सी डी ई और एफ है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन यदि ए लेस देन है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो ऑन टू की डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए। ऑन टू की डेफिनेशन क्या होती है कि भाई रेंज है वो आपकी कोडोमेन के इक्वल होनी चाहिए, मतलब सेट बी के सारे एलिमेंट की प्री इमेज तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो आप सोचिए क्या आप 4 बुक्स को 6 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे, इम्पॉसिबल है। इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन है वो क्या हो जाएंगे आपके, 0। ओके, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इस केस में आप लिखोगे 0। अब इसी में यदि आपको किसी ने 1 इंटू पूछ लिया, तो अब अगेन वही फॉर्मूला याद रखिए, ऑन टू प्लस इंटू इज इक्वल टू योर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। ओके, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, तो इससे सारे आपके इनटू फंक्शन आ जाएंगे। चलिए अब अपन मूव करते हैं जेई मेंस के पीवाई क्यूज पे। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट जो पीवाई क्यू है वो अपन ने लिया है 2021 का। तो वहाँ पे कहा कि लेट एक्स डिनोट्स द टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन फ्रॉम सेट ए विथ 3 एलिमेंट एंड सेट बी विथ 5 एलिमेंट। ठीक है, तो आपके पास जो एक्स है वो हो गया नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। मतलब यहाँ पे देखोगे तो 3 एलिमेंट्स है इसमें, तो 3 एलिमेंट्स है यहाँ पे।
और यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है। तो आपको क्या बताया था कि लाइक फॉर वन पर्टिकुलर एलिमेंट यहाँ पे आपके पास कितनी चॉइसेस मिल रही है? 5। तो पहले एलिमेंट के लिए 5 चॉइसेस है, दूसरे एलिमेंट के लिए 4 चॉइस और तीसरे एलिमेंट के लिए 3 चॉइसेस। ओके, तो ये हो गया आपके पास 60। तो x की वैल्यू 60 आ गई आपके पास। अब अपन चलते हैं y। तो y उन्होंने क्या कहा है कि y डिनोट द टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम सेट a टू a क्रॉस b। अब देखो a से a क्रॉस b में जाना है, तो a में तो एलिमेंट है वो 3 है, और a क्रॉस b मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन a मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ एलिमेंट इन b 15। तो अब यहाँ पे सोचिए 3 एलिमेंट्स है यहाँ पे, तो और यहाँ पे आपके पास 15 एलिमेंट है। तो पर एलिमेंट यदि फर्स्ट एलिमेंट की बात करोगे तो 15 चॉइसेस, सेकंड एलिमेंट की बात करोगे तो 14 चॉइसेस और फिर 13 चॉइसेस। ओके, तो ये आपकी y की वैल्यू हो गई। अब उन्होंने कहा कि इनमें से कौन सा है वो रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है y इक्वल टू आपके पास आ रहा है 2730। ओके, और x की वैल्यू वो 60 आ रही है। ठीक है, तो x बाई वाई का अपन यहाँ से रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x बाई वाई यदि आप देखोगे तो 60/2730। ओके, यानी कि x बाई वाई जो आपके पास आ रहा है बेटा 6/273। तो यहाँ पे यदि 3 की आप टेबल दोगे तो ये 3 2 जा 6 और 91। सो 91x इज इक्वल टू 2y। तो ऑप्शन ए है वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसमें। ठीक है, चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड भी लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे एक थोड़ी सी आपके पास रेस्ट्रिक्शन उन्होंने दे रखी है। ठीक है, चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन को। तो उन्होंने कहा कि लेट सेट ए वी हैव विथ 7 एलिमेंट और बी में आपके पास 3 एलिमेंट है y1 y2 और y3। ओके, और यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे क्या है? डिस्टिंक्ट भी है। देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी दैट आर ऑन टू, विच मीन्स आपको टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक तो पहले कंफर्म हो गया कि टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन चाहिए। ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली 3 एलिमेंट x इन a सच दैट f ऑफ x आपका किससे कनेक्ट हो रहा है बेटा? y2 से। यहाँ पे थोड़ी सी इस कंडीशन को आपको समझने की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा है कि एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स इन a सच दैट जो एलिमेंट्स है 3 x1 x2 x3 या फिर x2 x3 x4 लाइकवाइज कोई भी 3 एलिमेंट है वो y2 से कनेक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो हमने कहा कि ये आपके पास है यहाँ पे, एक मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ कि x1 x2 x3 x4 x5 x6 और x7 लिया आपने। इनको आपको किन से कनेक्ट करना है? y1 y2 और y3 से। बट उन्होंने ये रेस्ट्रिक्शन दे दी कि ये जो y2 है ना, इनके एग्जैक्टली 3 एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। तो लेट करते हैं कि वो x2 x3 और x4 से कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसको कनेक्ट करने का ऑब्वियस आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि 7 में से आपने कोई भी 3 एलिमेंट चूज किए और उनको आपने y2 से कनेक्ट कर दिया। अब बचा क्या? अब जो रिमेनिंग बच गए उनके बारे में यदि आप सोचते हो तो बेटा यहाँ से आपके पास बच गया x1 x5 x6 x7, और यहाँ पे आप देखोगे तो y1 y3। अब ये किस तरह से वर्क कर रहा है आपको ये समझना है। तो मैंने बताया था सेट ए को आपको बुक्स लेनी है और बी को आप लेकर चलोगे स्टूडेंट्स या पर्सन। तो 4 बुक्स आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है 2 में। तो आप सोचिए 4 आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे 2 में? तो आप केसेस बनाओगे 1 और 3 का, या फिर 2 एंड 2 का। ओके, इसके अलावा कोई केसेस पॉसिबल नहीं है। तो आप लिखोगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और ये आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो बेटा 2 में। ओके, तो यहाँ से आ गया आपके पास 4 और ये हो गया आपके पास 24/8 3 मल्टीप्लाई विथ 2 यानी कि 14। सो 7c3 मल्टीप्लाई विथ 14, ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका है वो जेई मेंस 2019 का है। ये भी बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। अब उन्होंने कहा कि द नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम 1 2 3 to 20 ऑन टू। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, उन्होंने नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फंक्शन नहीं पूछा है, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन पूछा है ना। तो ऑन टू फंक्शन आपको कैलकुलेट करना है और कंडीशन क्या दे दी देखो कि
एफ ऑफ के इज मल्टीपल ऑफ 3 वेन एवर के इज वॉट मल्टीपल ऑफ 4। यानी कि जब जब आप इनपुट मल्टीपल ऑफ 4 दे रहे हो तो उस केस में जो आपका आउटपुट आ रहा है दैट इज मल्टीपल ऑफ 3। तो आप सोचिए के की क्या क्या पॉसिबल यहाँ पे वैल्यूज हो सकती है। 4, 8, 12, 16 एंड 20। उस केस में एफ ऑफ के की जो वैल्यूज होगी वो क्या क्या हो सकती है? 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 20। ठीक है, यानी कि मेरे को सेट ए से 5 वैल्यूज को तो इनसे कनेक्ट करना पड़ेगा कंपलसरी। अब इनको कैसे कनेक्ट करोगे? तो आपको ये समझना होगा इसको थोड़ा सा कि आपके पास 6 प्लेसेस है और 6 प्लेसेस पे आपको क्या फिल करना है? सिर्फ 5 चीज़ें फिल करनी है। तो कैसे करोगे? 6C5 मल्टीप्लाई विथ 5 फैक्टोरियल। ओके, 6C5 मल्टीप्लाई विथ 5 फैक्टोरियल। ये तो आपने इन वैल्यूज़ को एडजस्ट कर दिया। अब आप सोचिए रिमेनिंग को आपको ऑन टू बनाना है तो कैसे बनाओगे? रिमेनिंग में देखो तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ आपके पास बच गई है वो कितनी है? तो यहाँ पे आपने 5 वैल्यूज़ यूज़ कर ली आउट ऑफ 20, तो यहाँ पे 15 वैल्यू बच गई। और क्या यहाँ पे भी आपके पास 15 वैल्यू बच गई है ना भाई? इनमें से आपने 5 ही तो वैल्यू यूज़ की होगी तो एक तो बचेगी ना एक्स्ट्रा। तो 15 वैल्यूज़ है और 15 से 15 में ऑन टू फंक्शन 15 फैक्टोरियल। ओके, चलिए तो इनको अपन देखते हैं इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से। तो टोटल आंसर तो ये हो गया आपके पास 6C5 मल्टीप्लाई विथ 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विथ 15 फैक्टोरियल। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए। तो 6C5 मल्टीप्लाई विथ 5 फैक्टोरियल तो 6 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विथ 5 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास और आपके पास आ जाएगा आंसर 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विथ 15 फैक्टोरियल, ऑप्शन सी। ओके, एक बार मैं थोड़ा सा इसको वापस रिपीट कर देता हूँ। क्या क्या किया हमने? हमने क्या किया, पहले यहाँ से कोई भी 6 में से 5 वैल्यू उठाई आपने। ओके, और वो 5 वैल्यू आपने किन को दे दी? इनको 4, 8, 12, 16 और 20 को। ओके, तो 6 में से कोई भी 5 वैल्यू लोगे तो 6C5 मल्टीप्लाई विथ 5 फैक्टोरियल, क्योंकि आपके पास चॉइसेस है। तो 6 में से यदि आपने 5 वैल्यू यहाँ पे दी है तो किस तरह से दोगे? 6C5 मल्टीप्लाई विथ 5 फैक्टोरियल। ओके, अब जो रिमेनिंग वैल्यूज बच रही है दोनों ब्रैकेट में, लाइक बॉक्स ए सॉरी सेट ए और सेट बी में, दैट इज 15 15। सो 15 से 15 मतलब एन ए इक्वल टू एन बी। तो सिंपल फॉर्मूला 15 फैक्टोरियल इज योर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन देयर। ओके, तो फाइनल आंसर आ रहा है आपके पास 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विथ 15 फैक्टोरियल। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है कि अच्छा, ये आपका जो क्वेश्चन है वो 2022 का है और उन्होंने पूछा यहाँ पे नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। पहले तो आपको ये मीनिंग पता होना चाहिए कि बाइजेक्टिव फंक्शन आपका क्या हो गया। तो आपको यहाँ पे 1 1 का भी ध्यान रखना है एज वेल एज वो फंक्शन कैसा होना चाहिए? ऑन टू, मतलब रेंज के सारे एलिमेंट, सॉरी कोडोमेन के सारे एलिमेंट है वो कनेक्ट होने चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं वन बाई वन। तो अब देखो इन्होंने एक सीरीज दे दी है, पहले आपने कंडीशन को फुलफिल करना सीख लीजिए। तो उन्होंने देखा है कि एफ ऑफ 3 ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ 9 के, ग्रेटर देन होना चाहिए एफ ऑफ 15 के, ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ 21 के। लॉजिकली यदि आप सोचते हो बेटा तो क्या इक्वलिटी पॉसिबल है वहाँ पे? लाइक यदि मैंने इक्वल दे भी दी सारी वैल्यूज़, जैसे मान लो, मान के चलते हैं कि मैंने इन सबको 1 1 वैल्यूज़ दे दी, लाइक सॉरी 1 तो दे नहीं सकता मैं, 2 2 दे देता हूँ। तो मैंने 2 2 दे दिया इनको, ये तो पॉसिबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये 1 1 नहीं होगा फिर फंक्शन। आप सोच रहे हो एफ ऑफ 3 भी 2 से कनेक्ट हो रहा है, एफ ऑफ 9 भी 2 से कनेक्ट हो रहा है, एफ ऑफ 15 भी 2 से कनेक्ट हो रहा है, एफ ऑफ 21 भी 2 से ही कनेक्ट हो रहा है, तो ये तो 1 1 होगा ही नहीं, तो मैनी 1 आ जाएगा। तो 1 1 होने के लिए सिंपल सा आपको क्या होगा यहाँ पे कि जो इक्वलिटी है ना उसका कोई लॉजिक नहीं है, उसको आप रिमूव कर सकते हो। इक्वलिटी को आपने रिमूव कर दिया तो अब तो ये आपको दिखना चाहिए कि आपको डायरेक्टली यहाँ पे ये एक जीपी एपी है आपके पास, कॉमन डिफरेंस 6 से चल रही है, 3, 9, 15 से लेके 99 तक। सो 99 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया आपके पास 96/6। ओके, 17 टर्म्स आ जाएगी। तो ये जो 17 वैल्यूज है आपके पास एफ ऑफ 3 से लेकर एफ ऑफ 99,
इनको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यूज है वो आप सेलेक्ट कहाँ से करोगे वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने देखा सेट ए आपको दे रखा है 1357 से लेके 99 तक, और जो वैल्यूज़ कनेक्ट हो रही है बेटा वो 268 से लेके 100 तक है। तो इसमें भी आपके पास 50 वैल्यूज़ है और यहाँ पे भी आपके पास 50 वैल्यूज़ है। तो मेरे को 50 में से 17 चाहिए ताकि मैं इन सबको दे सकूँ, ठीक है। तो आपने कहा कि 50 C 17 उनको अरेंज करने का एक ही तरीका है, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखनी है सारी की सारी वैल्यूज़। तो जैसे आपने यहाँ से पिक किया 2 4 6 8 10 12, है ना, इस तरह से 17 वैल्यूज़ को उनको आप 1 by 1 दे दीजिए, बस दैट्स इट। अब आप सोचिए रिमेनिंग कितनी कितनी वैल्यूज़ बच गई। तो 33 दोनों में बची होगी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। सो सिंपल आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 33 फैक्टोरियल। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। तो 50 फैक्टोरियल, 17 फैक्टोरियल, 33 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विथ 33 फैक्टोरियल, तो ये आ रहा है आपके पास 50 फैक्टोरियल अपॉन 17 फैक्टोरियल, विच वी कैन राइट 50p33। ओके, 50p33, यानी कि ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस को आपके बारे में ओके, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन आपको कैलकुलेट करना है। बट उन्होंने एक कंडीशन रख दी है कि जो आपका f(1) + f(2) है वो इक्वल होना चाहिए f(3) के, ठीक है। तो यहाँ पे केसेस बना के चलना पड़ेगा, ओके। तो अब देखो, आपको सिंपली पहले तो ये सोचना है कि f(1) की जो पॉसिबल वैल्यूज़ है वो 1 से लेकर 6 तक आप कुछ भी दे सकते हो। f(2) के पास भी 1 से 6 तक है, और f(3) के पास भी 1 से 6 तक है, ओके। तो या तो आप रैंडम केसेस बना लीजिए कि f(1) को आपने 1 लिया, f(2) को आपने फिर, है ना, या फिर मैं वो टेबल बना के चलता हूँ इसमें हमेशा कि इस तरह से सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6, ये आपकी f(2) की सारी वैल्यूज़ है। फिर यहाँ पे f(1) है मेरे पास, वो है 1 2 3 4 5 6। अब इनको मेरे को नॉर्मली उन्होंने कहा है f(1) + f(2) चाहिए, तो 1 + 1 2, ओके। यहाँ पे 2 + 1 3। मैं याद रखूँगा कि मेरे को f(3) 1 से 6 में ही आंसर चाहिए, तो मैं सम है वो कहाँ तक लिखूँगा, 6 तक। 6 से बाहर वाले सम को आपका कोई लॉजिक भी नहीं होगा, है ना। 3 ये आ जाएगा आपके पास, 4 5 और ये 6, ये 7 आ रहा है, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि f(3) है वो 7 के इक्वल तो कभी हो ही नहीं सकता। फिर यहाँ पे देखोगे तो नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा, 1 + 2 3, 2 + 2 4 5 6, ओके। यहाँ पे देखोगे तो 3 + 1 4, 2 + 3 5 6, ओके। और 4 + 1 5, 4 + 2 6 एंड 5 + 1 6। तो अब यहाँ पे आप नॉर्मली सोचिए, जब आपने कहा कि f(3) है वो आपका 1 है, तो क्या कोई पॉसिबल है केस, नहीं दिख रहा होगा। बट यदि आपने ने कहा f(3) मेरा 2 है, तो आपको दिख रहा है यहाँ से एक केस पॉसिबल है, तो यहाँ पे एक केस पॉसिबल आ गया आपके पास। जब आपने f(3) को 3 रखा, तो कितने केसेस पॉसिबल आ रहे हैं, 2, ओके। जब यदि आपने f(3) को 4 रखा, तो 3 केसेस पॉसिबल आ रहे हैं, राइट। तो 3 केसेस पॉसिबल। फिर f(4) को यदि आपने f(3) को यदि आपने 5 रखा, तो 1 2 3 4 केसेस पॉसिबल है। और यदि आपने f(3) को 6 रख लिया, तब आपके पास सोचिए 1 2 3 4 और 5 केसेस पॉसिबल है, ठीक है। ये आपने किन किन को कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, f(1) + f(2) = f(3), इसके जो आपके पास पॉसिबल केसेस आए वो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो ये हो गया 5 5 10 और 15, ओके। बट व्हाट अबाउट f(4), क्योंकि यहाँ पे 4 भी तो है, तो 4 को कनेक्ट करने के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन के लिए सारे वैल्यूज़ के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस है, 1 के लिए भी 6 चॉइसेस है, 2 के लिए भी 6 चॉइसेस है, 3 के लिए भी 6 चॉइसेस है, जब रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट यहाँ पे 1 2 3 पे रेस्ट्रिक्शन है, बट 4 पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो 4 को कनेक्ट करने के लिए 6 चॉइसेस, सो 15 × 6, ओके। तो 90 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस में। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अपन
2021 के क्वेश्चन पे। तो ये भी आपका वैसे ही सिमिलर सा केस है, बट यहाँ पे आपको बाइजेक्टिव फंक्शन चाहिए, तो आप टेबल ना बना के सिंपली आप केसेस पे जाइए, तो दैट विल बी बेटर, क्योंकि यहाँ पे आपको 1 1 भी काउंट करना है। टेबल में क्या होगा, लाइक मतलब 1 1 के अलावा भी सारे फंक्शन भी काउंट होने के चांसेस होंगे वहाँ पे। तो आप सिंपली क्या करिए, आपको दे रखा है f(1) + f(2) इज इक्वल टू 3 - f(3). तो मैं यहाँ पे f(3) को पहले वैल्यूज़ देना स्टार्ट करता हूँ। f(3) 0 पॉसिबल है, फिर आपने कहा f(3) 1 पॉसिबल है, f(3) 2 पॉसिबल, और f(3) 3 पॉसिबल। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं सकती यहाँ पे, है ना। तो यदि आपने f(3) को 0 दे दिया, इसका मतलब आप बोल रहे हो f(1) + f(2) आपका 3 होना चाहिए। इसके कितने पॉसिबल केसेस आ जाएंगे? या तो आपने बोलोगे इसको, देखो 0 ले नहीं सकता। 0 क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि 1 1 चाहिए। तो f(3) ऑलरेडी 0 से कनेक्ट हो चुका है, तो f(1) और 2 को 0 के अलावा सारी वैल्यूज से कनेक्ट होने के चांसेस है। तो 1 + 2 या फिर 2 + 1, 2 केसेस पॉसिबल है। अब जब आपने ये केस लिया, तो आप सोचिए रिमेनिंग जो वैल्यूज़ है, मतलब 1 2 3 के अलावा आपके पास, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ पे आपके पास थी 1 2 सॉरी 0 1 2 3 से लेके 7 तक। यहाँ पे भी आपके पास 0 1 2 3 से लेके 7 तक है। आपने देखा तो 3 को आपने 0 से कनेक्ट कर दिया, 1 को भी आपने कनेक्ट कर दिया, है ना। 1 को लेट से आपने 1 से कनेक्ट कर दिया, और 2 को आपने लेट से 2 से कनेक्ट कर दिया। तो क्लियर दिख रहा है यहाँ पे आपके पास कितनी वैल्यूज़ बच गई? 0 4 5 6 और 7, 5 वैल्यूज़। और यहाँ पे भी आपके पास 5 वैल्यूज़ है, तो 5 फैक्टोरियल है वो आपके 1 1 और ऑन टू फंक्शन हो सकते हैं ना। तो इन सारे केसेस में वो तो आपको याद रखना है कि 5 फैक्टोरियल अलग से है, और ये 2 केसेस आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस का फाइनल आंसर हो गया 2 × विथ 5 फैक्टोरियल। अब f(3) को यदि आपने 1 रखा, इसका मतलब f(1 + f(2) आपका कितना हो गया? f(1 + f(2) को होना पड़ेगा 2। इसके लिए आप देखो तो 0 + 2 पॉसिबल है, या फिर 2 + 0 पॉसिबल है। ओके, तो अब इस केस में भी आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 2 × विथ 5 फैक्टोरियल। ओके, यहाँ पे देखोगे तो f(3) आपका 2 के इक्वल होना चाहिए, मतलब f(1 + f(2) आप बोल रहे हो 1 के इक्वल है, तो या तो ये 0 + 1 होगा, या फिर 1 + 0 होगा। तो इस केस में भी देखोगे तो आंसर कितना आ गया आपके पास? और 2 × विथ 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल मतलब रिमेनिंग के लिए, मतलब जब आपने 1 2 3 के अलावा सारी वैल्यूज़ को कनेक्ट किया, तो उनमें 1 1 ऑन टू फंक्शन आने के कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं। f(3) आपका 3 से कोई रख के भी लॉजिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे f(1 + f(2) का आपको 0 होना पड़ेगा। ये तभी पॉसिबल है जब इफ यू टेक दी बोथ एज 0 0। बट यदि आपने बोथ को 0 0 ले लिया, तो ये फंक्शन तो मैनी वन हो जाएगा। ओके, तो अब इसमें जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 6 × विथ 5 फैक्टोरियल। ओके, अब अपन बात करते हैं जेईई मेंस 2025 के इस क्वेश्चन की। ये भी आपका बेस्ड है नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन। ओके, तो देखो नंबर ऑफ मैनी वन डायरेक्ट तो आप कैलकुलेट करोगे नहीं, तो आप कैसे करोगे? टोटल माइनस 1 1। ओके, तो यहाँ पे टोटल फंक्शन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं पहले। तो टोटल में उन्होंने क्या दिया आपके पास? सेट ए है विथ एलिमेंट 1 2 3 4, और सेट बी में एलिमेंट है वो 1 4 9 और 16 है। ओके, ठीक है। तो यदि आपको फॉर्मूला याद है अभी भी, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन वो आपके हो गए एन बी पावर एन ए। तो यहाँ पे 4 पावर 4 आएगा। बट ये जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आ गए आपके पास 4 पावर 4, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा भी हुआ होगा कि 1 है वो बिलोंग किया होगा एफ ऑफ ए से, और 1 है वो नॉट बिलोंग भी एफ ऑफ ए होगा। तो ये केसेस आपको क्या करना पड़ेंगे? रिमूव। तो अब ये केसेस आप रिमूव करोगे, तो उन्होंने कहा है कि ये सेट ए है, बी है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, और यहाँ पे 1 4 9 16 है, बट ये जो एलिमेंट है वो कनेक्ट ही नहीं हुआ किसी से। तो अब इस केस में आपकी सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ में देखोगे तो 1 की भी 3 पॉसिबिलिटीज़, 2 की भी 3, 3 की भी 3, और 4 की भी 3। इसका मतलब इस केस में जब 1 नॉट बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए है, वो आंसर आ रहा है 3 पावर 4। तो अब आप सोचिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल जो आपके फंक्शन है वो कितने हो जाएंगे? टोटल 4 पावर 4 माइनस 3 पावर 4।
ओके, 4 पावर 4 आपका हो गया बेटा 256 माइनस 81, तो 5 175। ठीक है, अब 1 1 फंक्शन देख लो आप कितने हो गए। 1 1 तो सिंपल है भाई, 4 से 4 में तो 4 फैक्टोरियल 1 फंक्शन है तो 24, तो मैनी 1 175 माइनस 24, 175 माइनस 24 151। आप ऑप्शन है वो ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये भी बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें बस लैंग्वेज आपको यदि ध्यान से पढ़ लो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, तो उन्होंने सेट ए का विथ 7 एलिमेंट्स। ठीक है, लेट P1 डिनोट्स द पावर सेट ऑफ ए। अब पावर सेट क्या होता है भाई, सेट ऑफ सबसेट। ठीक है ना, इफ द नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू पावर सेट ऑफ ए, मतलब आप समझ रहे हो नंबर ऑफ फंक्शन जो बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 का, किसमें, पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए के अंदर 2 पावर 7 एलिमेंट्स है। ओके, जैसे 5 है, अब 1 2 3 4 5 6 7 के सिंगल सिंगल एलिमेंट्स, फिर डबल डबल एलिमेंट्स, फिर 3 एलिमेंट्स, फिर 4 एलिमेंट का कलेक्शन, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर ऑल 7 का। ठीक है, इस तरह से। चलिए, उसके बाद उन्होंने कहा कि सच दैट ए बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। अब इसको यदि आप समझने की कोशिश कर रहे हो तो मैंने यदि 1 को कनेक्ट करवाने की कोशिश की पहले, है ना, आप सोचिए जरा, यदि आपने 1 को कनेक्ट करवाने की यहाँ पे कोशिश की तो आप कैसे करोगे। उसने कहा कि जो 1 है वो बिलोंग करना चाहिए किसमें, एफ ऑफ 1 में, है ना, मतलब वो एलिमेंट तो हर सबसेट में आना चाहिए। ये आपका एफ ऑफ 1 है ना, यहाँ पे होगा एफ ऑफ 1 कहीं ना कहीं इन 2 पावर 7 में। तो वो बोल रहा है कि इन 2 पावर 7 में से आपको वो एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं जिनमें क्या आ रहा हो बेटा, 1। तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जैसे 3 का एक सबसेट लेके चलता हूँ, जो आप जैसे आपने कहा कि 1 2 और 3 है, इसके यदि आप सबसेट बनाओगे तो 5, तो नॉर्मल कर्ली ब्रैकेट आप लिख लो। उसके बाद आप लिखोगे 1 2 3, और फिर 1 2, फिर आपके पास आ गया 2 3, फिर 3 1, और फिर लास्ट में 1 2 3। तो अब यदि उन्होंने कहा कि आपका जो 1 है वो बिलोंग कर रहा है एफ ऑफ 1 में, तो एफ ऑफ 1 के पास क्या क्या चॉइसेस हो गई। या तो एफ ऑफ 1 इस 1 से कनेक्ट होगा, 1 2 से कनेक्ट होगा, या फिर एफ ऑफ 1 है वो 3 1 से कनेक्ट होगा, या फिर 1 2 3 से कनेक्ट हो सकता है। वो इनसे कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वो 1 नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे मान लो इसी केस में मैं बात कर रहा हूँ कि 2 बिलोंग कर रहा है एफ ऑफ 2 में, तो एफ ऑफ 2 के पास क्या क्या चॉइसेस होगी। यदि आप उसको देखोगे तो एफ ऑफ 2 या तो करली ब्रेकेट ऑफ 2 से कनेक्ट होगा, या करली ब्रेकेट ऑफ 1 2 से, या फिर 2 3 से, या फिर 1 2 3 से। इस तरह से आपको देखने होंगे इसमें। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है या क्या बेसिक अप्रोच होती है, तो आपको सिंपली क्या करना होता है, वो पर्टिकुलर एलिमेंट, ये देखो अब आंसर देखोगे यहाँ पे, तो देखो फर्स्ट का आंसर भी आपको मिल रहा है 4, भाई 1 2 3 4 ही मिल रहा है। तो आपने क्या किया, वो पर्टिकुलर एलिमेंट रिमूव कर दीजिए, रिमेनिंग जितने एलिमेंट बन रहे हैं उनके आपको सबसेट क्रिएट करने होंगे। ठीक है, तो यदि मैंने कहा कि 1 मेरा बिलोंग कर रहा है एफ ऑफ 1 से, इसका मतलब 6 एलिमेंट्स वहाँ पे रिमेनिंग है, उनका मेरे को सबसेट क्रिएट करना होगा, दैट इज 2 पावर 6। 2 की भी बात करूंगा तो 2 है वो एफ ऑफ 2 में बिलोंग करना चाहिए, तो 2 पावर 6 सबसेट पॉसिबल है। इस तरह से आप 7 तक जाइए, 7 बिलोंग्स टू एफ ऑफ 7, वहाँ पे भी 2 पावर 6 की पॉसिबिलिटीज है। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने आ गए यहाँ पे, 2 पावर 6 मल्टीप्लाई 2 पावर 6 मल्टीप्लाई 2 पावर 6, 2 पावर 6, 2 पावर 6 एंड 2 पावर 6, 6 और 6 7 टाइम्स करना है, तो 2 पावर 6 यानी कि 2 पावर 6 आपको 7 टाइम्स ऐड करना है, 42। ओके, ये यहाँ पे m पावर n है, वेर m and n बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, m इज लिस्ट। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 42 + 2
और 44. ओके, सो 44 इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस वन. ये आप कॉन्सेप्ट याद रखिए. जैसे मैंने कहा कि मेरे पास है वो एक सेट ए है 1 2 3 4 का, और आपको चाहिए बेटा सबसेट विच कंटेन्स लेट्स से 2. मतलब ऐसे सबसेट चाहिए जिसमें आपको 200% चाहिए, तो आप 2 को रिमूव कर लीजिए. अब रिमेनिंग से जितने सबसेट बन रहे हैं वो बना लीजिए. तो रिमेनिंग से जैसे आपने बनाया, पहले बनाओगे आप 5, फिर आप बनाओगे 3 का, फिर आप बनाओगे 4 का, फिर आप बनाओगे 1 का, फिर आप बनाओगे जैसे आपने कहा कि 1 और 3 का बनाओगे, फिर आपने बनाया 1 4 का, है ना. इस तरह से आप बनाते जाओगे सारे. अब मेरे को 200% चाहिए ना, तो आप क्या करो, सब में 2 ऐड कर दो. ये सारे पॉसिबिलिटीज आ जाते हैं कि जिनमें क्या है, एफ ऑफ 2 कंपलसरी एक एलिमेंट आ रहा होगा. ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का. चलिए, तो यहाँ पे आपके पास है कि लेट आर वी हैव ए बी सी डी ई, ऐसे आपका 1 2 3 टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आपको चाहिए. ठीक है, फ्रॉम आर टू एस सच दैट एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 1. ठीक है, मतलब है वो ए है वो 1 से कनेक्ट नहीं होना चाहिए. सिंपल सी लॉजिक तो यही हो गया, है ना. ये ए और ये आपका सेट बी है, या सॉरी आर और एस है. इसमें आपके पास है ए बी सी डी ई, और यहाँ पे आपके पास है 1 2 3 और 4. तो उन्होंने कहा कि ए है वो 1 से कनेक्ट नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो आप अब कैसे सोचोगे इसमें नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन जहाँ पे ए है वो 1 से कनेक्ट नहीं हो रहा है. तो अपन इसमें थोड़ा सा रिवर्स केस चलते हैं. टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, तो 5 एलिमेंट्स है, 4 है, यानी कि 5 बुक्स इन 4 पर्सन. कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 5 फैक्टोरियल, 1 1 1 सबको, फिर 3 को 1 1 और टू लास्ट को 2 दे दो. ठीक है, अब इसमें 3 है वो रिपीट हो रहा है, तो 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विथ 4 फैक्टोरियल. तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 5 4, ओके, अपॉन 2 मल्टीप्लाई विथ 4 फैक्टोरियल 24, तो 240. ये आपके टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन है. अब इसमें से मैं वो ऑन टू फंक्शन रिमूव कर देता हूँ जहाँ पे मेरा ए है वो किससे कनेक्ट हुआ है, 1 से. ओके, तो केस बना लेते हैं जहाँ पे एफ ऑफ ए है वो आपका 1 से कनेक्ट हो गया. पे थोड़ा सा आपको पीएनसी का एक कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए जो अपन पढ़ते हैं डी अरेंजमेंट के केस में, है ना. तो वैसे ही कुछ यहाँ पे भी अपन सोचेंगे. तो अब आप सोचिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आप यहाँ पे बनाने की कोशिश करोगे. जब आपने कहा कि ए को आपने 1 कनेक्ट कर दिया, तो बी सी डी और ई के पास क्या क्या चॉइसेस है. या तो वो 1 2 3 4 से कनेक्ट हो जाए, या फिर वो है वो बी सी डी ई है वो सिर्फ और सिर्फ किससे कनेक्ट हो, 2 3 4 से. ठीक है, एफ ऑफ ए तो 1 से कनेक्ट हो गया, वहाँ पे 1 1 के तो कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं. तो ये चारों के चारों उन चारों से भी कनेक्ट हो सकते हैं 1 2 3 4 से, या फिर वो बोल दे कि भाई बी सी डी है वो 2 3 4 से ही कनेक्ट होगा. ये केसेस बनेंगे, तो यहाँ पे तो 4 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा. इस केस में आपको 4 बुक है वो 3 में डिस्ट्रीब्यूट करनी है. तो 4 बुक आप 3 में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और ये ओवरऑल 3 फैक्टोरियल, राइट. चलिए, तो आ जाएगा आपके पास 4 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई विथ 6 36 प्लस 24. तो ये आपके पास आ गया बेटा 0 एंड 60. तो फाइनल जो आंसर आ जाएगा इसमें 240 माइनस 60 180.